हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है यूपीएससी का सपना लाखों बच्चे देखते हैं और यूपीएससी में सफल भी होना चाहते हैं। लेकिन कुछ कमियों के कारण वह इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाते। उसमें जो सबसे पहली ज़रूरत है और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो है कि एक गाइडेंस हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हिंदी मीडियम में एक बहुत ही अच्छा बैच जो कि होगा एक अफोर्डेबल प्राइस पे, जिसका नाम है बोध। स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि हम बैच तो ज्वाइन कर ले, लेकिन बच्चों के मन में होता है पढ़ाएगा कौन। तो मैं आपको उसी टीम में से एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक अधिकारी रह चुके हैं अमित सर को आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं अमित सर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अमित सर यूपीएससी के इस क्षेत्र में पिछले 2018 से पढ़ा रहे हैं और साथ ही सर के पढ़ाए हुए बच्चों में 10 से ज्यादा यूपीएससी में सेलेक्ट भी हुए। अब आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी का सपना तो हर बच्चा लेकर आता है, उसको सफल करने में सर का एक अहम योगदान रहा है। अमित सर आपको इस बैच में पढ़ाने वाले ज्योग्राफी, और सर का ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है। तो इस प्रकार से सर एक तो मैं सबसे खास बात बता दूं, सर आपके एक्स आईआरएस ऑफिसर भी रहे हैं। और हम सभी को मालूम है कि अगर यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमारा मेंटर अगर वो सिलेक्टेड है, अगर वो हमें गाइड कर रहे हैं, तो हमारी सफलता जो होगी उसके सफल होने के चांस जो हैं वह और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपकी सफलता के चांस को बढ़ाने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ज्योग्राफी भूगोल के जादूगर अमित सर को। अमित सर आएंगे और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो सर प्लीज। थैंक यू सर, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं और फिर जो सर के क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देंगे आपको। तो इसमें मैं आपके बारे में बता दूं अपने बारे में कि मैं हूं अमित कुमार, एक्स आईआरएस, और यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 7 ईयर का है। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आपके बैच पर वो होगा जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे से पढ़ेंगे आप वो होगा जियोग्राफी। और इनके साथ साथ क्लासेस के साथ साथ मैं बच्चों को मेंटोर भी करता हूं, गाइड भी करता हूं। इस गाइडेंस के तहत मेरे यहाँ से, मेरे क्लासरूम से बच्चे, मेरे गाइडेंस से बच्चे 10 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस बार, जो पूरी तरीके से सिलेक्टेड हैं, जो आप देख रहे हैं। और ये सारे बच्चे, इसके साथ साथ 30 बच्चे अभी प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, जो मेरे गाइडेंस में है। ये हमारा पाथफाइंडर के प्लेटफॉर्म पर बोध हिंदी मीडियम बैच आ रहा है, जो कि केवल 7999 पर है। यहां पर आपको बेहतर क्लासेस, बेहतर टीचर आपको मिलेंगे, बेहतर फैकल्टी मिलेगी जो आपकी सुनिश्चित करेगी आईएएस कैसे बने। लेकिन इससे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर हमने इसकी तैयारी करते हैं, हमें कौन कौन पढ़ाएगा आपके इस बैच में। सो आपको पाथफाइंडर में जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपके दीपक सर, मैं मिलूंगा और आपके वेद सर मिलेंगे, और भी फैकल्टी आपको मिलेंगी यहाँ पर जो आपके गाइड करेंगे, जो आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, जो आपको सुनिश्चित कराएगी कि कैसे आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहिए। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स ये आते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ इससे प्रीलिम्स कैसे होगा। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक दो चीजों को जान लेते हैं। एक दो चीजों को किसको जान लेते हैं? हम ही जान लेते हैं कि ये सिलेबस ऐसा है। जब आते हैं तैयारी करने के लिए तो प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं, मेंस का सिलेबस देख लिया, या उससे हमने गूगल से निकाल लिया, या फिर हमारी बुक्स में आ गया। पैटर्न देख लिया कि 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 आवर्स का होता है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस में होते हैं, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन ये सबसे बड़ा एग्जाम है भारत का, तो केवल इसके पैटर्न को समझने से कुछ नहीं हो। इसके लिए पढ़ना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि आईएएस बनने के लिए, मेंस लिखने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों की समस्या ये रहती है कि वो मेंस बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखना बहुत अच्छा आता है, पैटर्न उन्हें बहुत अच्छा पता है, आते हैं मेंस की तैयारी करना ही शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। वो कहता है सर मेंस की पूरी तैयारी है। तो सबसे पहले तो यही चुनौती आती है कि कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहिए हमको। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला जो हमें ध्यान रखना है वो है कि हम एनसीईआरटी को पढ़ें, बैकग्राउंड टॉपिक्स को पढ़ें। अब बात आती है कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें।
एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक कैसे पढ़े। एनसीईआरटी जब भी पढ़े तो उसको साथ ही साथ उसको नोट्स से कनेक्ट कराए। जो आपको सर पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी प्लस नोट्स, ये आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा। बुक बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी दिल नहीं मानता, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है, दिल मानता नहीं है। सो हम ले लेते हैं कुछ चीजें, ठीक है ले लो, लेकिन लिमिटेड सोर्स रखो और एनसीईआरटी प्लस नोट्स को, और जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी चीज पढ़ते हो, तो उसको यहां से हर एक पॉइंट पर लिखना सीखो। ये क्या, कौन सा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में, कैसे हमें करना चाहिए, और क्या टॉपिक का ये वर्ड का मतलब क्या है। ये बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया। जब भी हम पढ़ें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में रख ले, साथ में उसे देखें कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा पूछा गया है, और उस चैप्टर में क्या एनसीईआरटी सारा है या कुछ नोट्स से या कुछ ऐसा स्टैंडर्ड कुछ पूछा गया है, उसको यहीं पर जो अपनी नोट्स बनाते हो उस पर या एनसीईआरटी में वहां पर कुछ पॉइंट में लिख लो, जिससे आपको समझ आ जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक का पूरी डिटेल हमें आनी चाहिए। अब बैकग्राउंड कैसे पता होगा, चीजें कैसी पता होंगी, अब बात यहां पर आ जाती है। अब किस चीज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम होता है आपका प्रीलिम्स में, तो उसमें करंट पूछ लेता है और करंट पूछता है, और कई बार हम कहते हैं कि इसमें करंट आया ही नहीं इस बार, ये तो चीज करंट में थी नहीं। हम पढ़ते हैं ना, जब कई बार हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं यार ये क्वेश्चन तो आज तक नहीं पूछा गया, क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया। उसके पीछे रीजन है मेरे दोस्त। अभी तक में जो करंट आया होगा, उस करंट में से उसका स्टैटिक पोर्शन, उसका बैकग्राउंड यहां पूछ लिया उससे। तो उस बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड टॉपिक का बैकग्राउंड पूरा, स्टैटिक पोर्शन उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमें उसके टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है, जो हम जो पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसे कैसे समझना है, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को लिंक करें। कई बार होता है हम क्या करते हैं कि हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम विद्वान बनना चाहते हैं कि हर एक लाइन मेरे माइंड में छपी हो, जैसे श्लोक होते हैं ना, वैसे दिमाग, इस तरीके से पढ़कर हम आईएएस के लिए नहीं कर सकते, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर सकते। क्यों? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि हम उसमें स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट को समझकर करना पड़ता है, ना कि रट्टा से कमजा। सेम टू सेम लाइन बुक से नहीं उठा के रखता कभी भी यूपीएससी। यूपीएससी हमेशा उस चीज को एलेबोरेट करता है, और उस चीज को रखने के, उसको एलेबोरेट करने के बाद उसमें कुछ चीजें अपनी बातों को जोड़ता है, फिर वहां पर उस रखता है। तो हमें उस चीज को समझना जरूरी है, एक से दूसरे को जोड़ना जरूरी है। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ना, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को जोड़ना, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, इतनी समझ नहीं है, तो यूपीएससी में बड़ा टफ हो जाता है। तो हम इस चीज को, हमारे अनअकैडमी के, पाथफाइंडर के जो एडुकेटर हैं, वो इस पर काम करते हैं, जो आपको सुनिश्चित कराते हैं कैसे हमें होना चाहिए, कैसे हमें बनना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो हमारे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का, जैसे मैंने बताया, कैसे कनेक्ट होगा डिफरेंट टॉपिक एक दूसरे से। इसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो कैसे प्रैक्टिस करें। कई बार हम देख लेते हैं, कई बार कई सारे लोग बताते हैं और हम पढ़ते हैं, खुद से रियलाइज करते हैं, और हमारा सीनियर बताता है कि पीवाईक्यू करो बेटा, पीवाईक्यू करते जाओ और आपका काम हो जाएगा, समझ आ जाएगा। हम बहुत पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन जब भी हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ये एग्जाम में जाते हैं, तो सारी कहानी खत्म। समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया। अभी तो मैं सारे पीवाईक्यू कर रहा था, यहां पर क्यों नहीं हो पा रहा सर, वो क्यों हो जा रहे हैं, ये क्यों नहीं होता है। उसके पीछे कारण है। ह्यूमन नेचर ये होता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं, पीवाईक्यू कर रहे होते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम करते हैं। इसके बाद तुरंत उसका पीछे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब देखते हैं तो उसमें 5 में से 10 में से 2-3 सही हुए, 4 सही हुए, बाकी गलत हो गए। और हमारी नजरें इतना होता है, इतना कोई ईमानदार नहीं होता कि उतना ही आंसर देखेगा। वो आगे के 4-5 देख लेता है, और जब करता है तो उसमें 5 सही फिर कर लेता है, तो उसे लगता है मैं सही हुआ। फिर वो क्या करता है, बार बार बुक तो वही है, तो उसको क्या होता है कि वो क्वेश्चन और उसका ऑप्शन रट जाता है। स्टेटमेंट को समझने की कोशिश नहीं करता, क्या स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्यों पूछा गया है, ये नहीं जानना चाहता। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि हाँ इसका सी है, इसका बी है, इसका डी है। उसको ये भी नहीं पता कि ऑप्शन में क्या था। हमें ए बी सी डी को या 1 2 3 को हर एक को रीड भी करना पड़ेगा।
उसको आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि जो मैंने पढ़ा था उससे इसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसे इसको कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, समझते कैसे? एक पॉइंट ये भी आता है, सर आपने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया कि आपने कोई टॉपिक उठाया और चीजें थोड़ा सा जोड़ दी। आपने कहा कि सर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में कैसे कनेक्ट करेंगे। मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूं, जियोग्राफी से मैं लिंक बताऊंगा आपको। आपने क्या किया, लैटिट्यूड का एक पॉइंट ले लिया, लैटिट्यूड। अब पढ़ते क्या हो कि आप जब बुक्स पढ़ते हो तो लैटिट्यूड की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना चाहिए। सर कोणीय दूरी जो होती है पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। इतने में काम नहीं चलेगा। अब इसको लिंक करो, क्या यही बस काम है? नहीं, लैटिट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है, कहां पर बारिश होगा, कहां पर क्या होगा, कहां पर कैसे चलेगा, कहां पर गर्म होगा, कहां से कैसी धाराएं आएंगी, कहां से कैसी ओशन करंट जाएंगी, ये सारी चीजें सुनिश्चित है। उस पे ऊपर जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, वहां से ठंडी आएंगी, ठंडी धाराएं आएंगी। इक्वेटर से जाएगा, वहां पर क्या होगा, वहां से गर्म धाराएं जाएंगी। हवाएं जहां गर्म होगा वहां हवाएं ऊपर जाएंगी, लो प्रेशर बनेगा। जहां ठंडा होगा वहां हवाएं नीचे जाएंगी। हर चीज इसमें, हीट बजट इसी से संबंधित है। कौन सा एरिया, कहां पर क्लाइमेट हमारे चेंज होंगे, कौन सा क्लाइमेट किस किस एरिया में पाया जाता है, उसका भी लैटिट्यूड फिक्स है, लॉन्गिट्यूड फिक्स है। लैटिट्यूड से लोकेशन और टाइम जान सकते हैं। तो पूरी जियोग्राफी बेसिकली फिजिकल जियोग्राफी पे डिपेंड है। लेकिन फिजिकल जियोग्राफी या पूरी जियोग्राफी में कहें कि 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अगर आप समझना चाहें तो पूरा हम समझ सकते हैं। इससे कुछ क्रियाएं होती हैं। एक तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हमें रिलेट करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास पावर, जैसे पॉलिटी में है, राष्ट्रपति के पास पावर क्या है, राष्ट्रपति के साथ साथ हम गवर्नर को भी जोड़ दें, गवर्नर और राष्ट्रपति, इसके साथ साथ विधान परिषद को जोड़ दें, मंत्री परिषद को जोड़ दें, तो ये सारा कनेक्शन जुड़ जाएगा एक दूसरे से। लेकिन हम इस चीज को समझना नहीं चाहते। हमें समझना पड़ेगा, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको सही से कर सकते हैं। अब आती है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत बार होता है प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, मैंने बताया कि ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, होता नहीं उससे। अब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए जरूरी है कि हम पीवाईक्यू क्वेश्चन खोलें, जिसमें आंसर दिया तो उसको फाड़ दें, या फिर इतनी ईमानदारी रखें कि उसको बाद में देखें। हर क्वेश्चन को देखें, लाइन से रखें। इसके बाद हमें एनसीईआरटी और प्लस जो क्लास नोट्स है उसको रखो सामने, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। जो नहीं आए बुक में देखो। जब बुक में देखोगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा होगा कि हमने इसी से रिलेटेड टॉपिक हमने क्या किया, बुक में देखा कि यार ये क्वेश्चन इससे है और इस चैप्टर से और ऐसा। तो एक तो वो चैप्टर याद हो गया, आपको रिवीजन हो गया। इसके बाद इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। और आपने जो मेहनत की है, जब भी हम कई बार सर्च करके लिखते हैं ना, सर्च करके पढ़ते हैं, वो देर तक याद रहता है, माइंड में रहता है कि यार उसमें आपने मेहनत की है। उस चीज को समझने में, उस चीज के स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए 4 बार इधर मिलाओगे, 4 बार इधर मिलाओगे, फिर देखोगे सही क्या है। इस तरीके से करने के बाद, फिर इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करने के बाद फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारे ये अपने डाउट्स को, नहीं हो रहा, एक आप वो करो, नोटबुक बनाओ या नोट्स अपनी, उसमें सिर्फ एक कॉपी में सिर्फ डाउट्स लिखो, वीक के पूरे जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उस वीक के डाउट्स आप पूरे सर से पूछो। वीक के एंड में पूछ लो कैसे क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आपका हाउ टू क्रैक मेंस एग्जाम आता है। प्री क्वालिफाई हो गए। अब मेंस की समस्या क्या होती है, प्री तो क्वालिफाइंग है, एक बार मेरिट बनती, क्वालिफाइंग हो गए, इसका वो मार्कशीट में मार्क्स नहीं चढ़ते प्री के। अब आती है बात इसकी कि मेंस कैसे क्वालिफाई करें। प्री तो हो जाता है, अब मेंस के लिए बड़ी समस्या है। मेंस की समस्या ये नहीं लिखना समस्या है, मेंस की समस्या ये है कि मेंस में मार्क्स कम कैसे आ जाते हैं। मार्क्स कम आएंगे आप फेल हो जाएंगे। आपने कहा कि मैं सर लिख के बहुत आया हूं, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, इतने मार्क्स से रह जा रहा हूं। इंटरव्यू आपने दे दिया लेकिन रह गए, आप पीछे रह गए।
उसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिस कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं हैं। इस चीज को सोचने के लिए, इस चीज को ध्यान देने के लिए हमें जरूरी है इस बात को समझना कि यहां पर टॉपिक को जब हम पढ़ें, जब चीजों को समझें, सो उस चीज को पहले तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार, 2 and 3 टाइम इसको रीड करना चाहिए। उसमें देखोगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फालतू की चीजें क्यों लिख रहे हो, जो पूछा गया सिर्फ वही तो आंसर देना चाहिए हमें। फालतू का देंगे तो इसका मतलब हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आता नहीं है। तो फालतू का नहीं लिखना, जो पूछा जाए उतना ही आंसर देना है, लेकिन उसको ऐसा दो कि उसमें आपने जितनी भी नॉलेज आपने उसके बारे में गेन की है, जितना पढ़ा है, उस चीज को उड़ेल दो। अब नॉलेज हम अपनी पूरी डाल दे रहे हैं, शो ऑफ कर दे रहे हैं, और हम उस क्वेश्चन को समझ भी लिया। लेकिन अब बात आती है कि क्वेश्चन को जब हम लिख रहे हैं, उसको ऐसा कैसे लिखें कि सामने वाला एग्जामिनर जो है वो अट्रैक्टिव हो जाए, उसके लिए वो उसको देखने के बाद उसे नंबर देने पे मजबूर हो जाए, सबसे ज्यादा मार्क्स देने पे आपको, और सही करने के लिए। उसके पीछे ये है कि जब हम लिखें सो की पॉइंट्स को ध्यान दें, नॉलेज शो ऑफ करें, लिमिट का भी ध्यान दें। इसके साथ साथ हम टॉपिक को करंट से कैसे लिंक करके लिखें, हर एक टॉपिक को पुराने पैटर्न से अभी के पैटर्न पे, मतलब पहले जो रहा होगा देश, आज का देश, इनसे कनेक्ट जरूर कराओ। क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, तो जाहिर सी बात है आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि तब से आज में क्या डिफरेंस है, उसे कैसे हम सही से लिख पाएं, कैसे हम समझा पाएं, उस चीज को जरूरी है। अब आता है सर ये सब मैं लिख सकता हूं, लिख लेता हूं, कोशिश कर रहा हूं, डेली कराते हो आप, मैं कर लेता हूं। इसके साथ साथ जरूरी है कि आपको जिस दिन से तैयारी करते हो, जिस दिन से बोध बैच ज्वाइन करो, उसी दिन से सोच लो कि आप आईएएस हो। ये क्यों ऐसा कि सर मैं हूं नहीं तो कैसे मान लो, क्योंकि इस चीज के लिए तो बड़ा ईमानदार हो जाते हैं हम लोग कि हम कैसे मान लें कि मैं हूं आईएएस। जिस दिन आप आईएएस मान लोगे, अपने आप चीजों को मानने लगोगे, या जिस दिन से आप पढ़ने लगोगे या करने लगोगे इस चीज को, आपके पढ़ने में क्वालिटी आ जाएगी, आपके लिखने में क्वालिटी आ जाएगा। तो जब हम लिखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो हमारी क्वालिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी इस पर। वो कैसे? आप सोचो कि 2 लोग हो, आपका दोस्त है और आप हो, दोनों ने एक लेटर लिखा, और एक दोस्त आपका जो है वो आईएएस ऑफिसर अभी लास्ट ईयर ही बना था, और आप उसके साथ तैयारी कर रहे थे, आपका नहीं हुआ बाय द वे, और आप दोनों लेटर लिख रहे हो, और दोनों लेटर आपके जा रहे हैं किसी उसको, वो भी आम आदमी बन के लिख रहा है, आईएएस के नाम से नहीं, किसी ऐसे नाम से। दोनों लेटर को आप भेजोगे, जहां भी भेजोगे, मिनिस्ट्री में कहीं पर भी, उसका सिलेक्ट हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो सकता है, या आपकी सुनवाई बाद में की जाए। क्यों? क्योंकि उसने अब क्या किया है, वो सिलेक्ट हो चुका है, तो उसकी क्वालिटी, उसका काम करने का ढंग, उसका पढ़ने का, सोचने का तरीका बदल गया, आपसे ऊपर हो चुका है। तो हमसे अगर ऊपर उसका हो सकता है, तो हम अगर अभी से मान लें कि हम आईएएस हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो सोचने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, और अच्छा बनेगा, अच्छा सोचेंगे, और उसमें क्वालिटी आ जाएगी, सोच में, लिखने में। ये हमारे अंदर एक गुण आता है। इसलिए हमें उसी दिन से और एक उस लाइफ को जीना हम सीखते हैं, उस लाइफ पैटर्न को हम पकड़ते हैं कि हमें पढ़ना कैसे, कितना टाइम देना है, उसके पास कैसे टाइम रहता है, मेरे पास कितना टाइम, उसी तरीके से मैं भी टाइम का यूटिलाइज करूं, उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करूं। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग लिखोगे ना मेरे दोस्त ऐसे, तो आपको आंसर राइटिंग में आपके 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि आपने एज ए आईएएस ऑफिसर उस सोच के लिख रहे हो, हर चीज के मुद्दे को समझते हो। जब आईएएस ऑफिसर के सोच से लिखोगे तो आप समाज को सही समझ पाओगे, सही से लिख पाओगे। ये पैटर्न इसमें आ जाता है। इसके साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको भी देखो कैसे लिखा गया है, पुराना कैसा है। और इसके बाद हम राइटिंग टॉपिक्स को देखें, उसके पहले हम इस चीज को सोचें, अपने डाउट्स क्लियर करें। ये सारी चीजें आपके उसमें आ जाती हैं। अब आते हैं हम, आपको पाथफाइंडर पे मेरा एक बैच आ रहा है अगस्त से, जियोग्राफी, जो इंग्लिश मीडियम होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा बैच हमारा। और इंग्लिश मीडियम से आपको फायदा यह है कि दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, अब बहुत इजी तरीके से हम समझ जाते हैं। अब बात आती है कि सर जियोग्राफी ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, या कोई भी ऑप्शनल। आपको मैं बता दूं कि जो टॉपर बनते हैं उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही टॉपर आपको बनाता है। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं?
तीन पेपर कौन कौन से, सॉरी 3 सब्जेक्ट के, एक तो एसे निबंध, दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तीसरा आपका एथिक्स। अगर इन 3 में अच्छी कमांड है तो आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोकता है। जिसमें सबसे अहम रोल है इसका, ये 500 मार्क्स का होता है। अगर हमने इसको सही से कर लिया तो काम हो गया। लेकिन ऑप्शनल एक लाइफ पार्टनर की तरह होता है, सही चुनना और सही करना। और ये जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी के फायदे अनेक हैं। फायदे क्या है इसके? एक तो ये जियोग्राफी ऑप्शनल में तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट पेपर भी कवर करेगा, इसके बाद थर्ड पेपर भी कवर करेगा, क्योंकि उसमें भी इन्वायरमेंट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका, और कुछ इकोनॉमी भी कवर करता है। इसके बाद सेकंड पेपर में भी कवर करेगा, जो आईआर में कुछ ना कुछ इसका काम आता है, बॉर्डर ये सारी चीजें देखने के लिए, जबकि हिस्ट्री में भी काम आता है, सभी में काम आता है। लेकिन इसके साथ साथ कई बार हम इस चीज को पढ़ते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा चीजें, तो ये आपको ऑप्शनल इसलिए जरूरी होता है। अब ऑप्शनल में हमारे कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि हम ऑप्शनल तो सर पढ़ लेंगे, ऑप्शनल तो हम कर लेंगे, लेकिन जब लिखते हैं तो इसमें मार्क्स कैसे लाएं, इसका पैटर्न यही है। इसमें भी जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, उसको लिंक अच्छा, कई बार हम होता है कि हम पढ़ लेते हैं और हम कभी कभी बुक्स में नहीं दिया है, लिंक नहीं हो रहा, लिंक ऐसी चीज दिया नहीं होता है, लेकिन लिंक ऐसी चीज दी नहीं है, वो आपसे यूपीएससी पूछना चाहता है। और कभी भी यूपीएससी सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है। हम कह देते हैं कि इस बार इतना टफ था कि सिलेबस से बाहर चला गया। नहीं भाई, सिलेबस तो उतना ही है, कैसे बाहर चला जाएगा? लेकिन हमने उस चीज को समझा नहीं। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कि आपकी है जैसे कि ओशन करंट है और आपका प्लानिटरी विंड्स है। अब प्लानिटरी विंड है जो, अब ओशन करंट है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकता है? आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए कनेक्ट कैसे होता है, कैसे कनेक्ट करते, कैसे क्वेश्चन को आता है। अगर मेंस में ऐसा आ जाए कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ओशन करंट एंड प्लानिटरी विंड, एंड तो जब ऐसी चीज आ जाएगी तो अब कैसे करोगे? अब बात यहां पर आता है कि जो ओशन करंट है उसका भी डायरेक्शन सेम है, और जो ये आपका विंड है प्लानिटरी विंड, वो भी सेम है। प्लानिटरी विंड कैसे ब्लो करती है? सेम डायरेक्शन पे थ्रू आउट द ईयर। ओशन करंट क्या है? ये भी सेम डायरेक्शन पर थ्रू आउट ईयर। लेकिन करंट को पुश कौन करता है? विंड। और कौन से विंड? प्लानिटरी विंड। इसलिए सेम, ये रिलेशन ऐसे, इस चीज को सोचकर यहां पर हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें लिंक भी करना चाहिए। और जब ऐसा हम करते हैं, जब इस जियोग्राफी में, जियोग्राफी बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक के पीछे का रीजन है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये आईआईटीएन या बीटेक वाले ऐसा क्यों लेते हैं, जियोग्राफी ज्यादा लेते हैं, बाकी क्यों नहीं लेते? बाकी भी ले सकते हो, सभी लोग लेते हैं और सभी को लेना भी चाहिए। और फिर उनका सिलेक्शन क्यों ज्यादा होता है, हमारा क्यों नहीं होता है? उसके पीछे ये भी रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है मेरे दोस्त, सिर्फ कि वो लोग हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड के पीछे का मतलब जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज बिहाइंड दैट। और जब हम करते हैं, आप लोग करते हो, तो हम रीजन नहीं जानते। यही होता है ना कि हम सर रीजन नहीं जानते, रीजन जानने की कोशिश नहीं करते। आप रट्टा मारने को, आप रट्टा मारने और सब पूरा एकदम बुक पूरा माइंड में रहे, बस ये सीखने की कोशिश करते हैं। क्यों हुआ ये जानना नहीं चाहते, कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहते, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों इसलिए हो रहा है। मोबाइल चल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, हम बात करें तो उसके पीछे कारण क्या है। और खास करके यूपीएससी स्टूडेंट को हमेशा मैं चाहता हूं कि मैं जो मानता हूं कि उसे एक बिजनेसमैन के तरीके से होना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन कभी भी किसी से बात करता है, मिलता है, तो वो बिना मतलब की चीज के वो किसी से नहीं मिलना चाहता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ऐसे आप भी बिना मतलब के किसी से भी बातें ना करें, किसी से चर्चा नहीं करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और अब आता है एक पैटर्न कि सर हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और दिमाग में आता है कि सर वो याद नहीं होता, कैसे क्या चीजें रहे। उसका भी कारण होता है कि जब हम पढ़ें तो जो पुराने पेपर हमने कल पढ़े, जैसे मान लो कि 6 पेज पढ़ लिया या 7 पेज पढ़ लिए हमने, उसको पढ़ने के बाद हम जब दूसरे दिन पढ़ें तो इसको आंखों से रीड कर लें। जब हम आंखों से, आप देखो कहीं भी जा रहे हो, आप बार बार पढ़ते नहीं हो लेकिन आंखों से देख रहे हो। आपसे कोई पूछे वो कहां पर जगह है, तो आप तुरंत बताओगे कि मैं वहां से आता हूं, शायद वहां पर है। या आप कोई बुक है हनुमान चालीसा शिव चालीसा ऐसे टाइप से जो पढ़ते हो,
बार बार पढ़ते हो तो वो आपको पढ़ते नहीं हो, बल्कि एक दो दिन पढ़ा इसके बाद आंखों से पढ़ रहे हो और बोलते जा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आंखें आपकी रीड करती हैं, आंखें आपकी समझती हो, रिवीजन करा देता, माइंड तक पहुंचाती हैं। तो हमें ये काम जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल का एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं, ये 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, टोटल 500 मार्क्स का होता है ये। और इसमें ये रिटन होता है जैसा आप जानते हैं, और इससे हमें लिखकर कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में बताया। हमारे इसमें पाथफाइंडर पर, अनअकैडमी पर एक समुद्रा आपका मंथन टेस्ट सीरीज है, लॉन्च हुई है, जो कि आपके पास आ रही है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे 25 जून से 10:30 बजे, और इसमें प्राइज भी है आपके लिए। जो फर्स्ट आएगा उसके लिए प्राइज है, सेकंड आएगा उसके लिए प्राइज है। तो आप लोग यहां पर जरूर इसको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करो। इससे प्रैक्टिस सेट से होता क्या है ज्वाइन करने का, एक तो प्रैक्टिस सेट से 2-3 चीजें होती हैं। एक तो पहला हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसे पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं और कितने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, या फिर जो सर पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, कितना ज्यादा सही है ना, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा ये है, यहां पर हमारे यहां लेने का फायदा क्या है कि आपने किया, ज्वाइन किया, और आप बैच भी ज्वाइन किए बैठे हो। आपको कोई चीज नहीं आई, आपने उसके क्वेश्चन को टिक किया, अपने पास रखा, और बाद में आपने क्या किया, उसको डाउट सेशन में पूछ लिया। तो आपको इसके साथ साथ इसकी भी हेल्प मिल जाएगी, और आप ये भी कर सकते हो, ये भी चीजें हो जाएंगी आपके साथ, और इसमें आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें आपकी दिख जाएंगी, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। हमारे पाथफाइंडर में आपको ये फैकल्टी मिलेगी आपको, और भी इनसे भी मिलिए। इनमें भी आपके निधि, दीपक सर, महिपाल सर, किंजल सर, ये सभी सर आपको यहां पर आपको मिलेंगे पाथफाइंडर के प्लेटफॉर्म पर, और आपको यहां पर पढ़ाएंगे और आपका लक्ष्य भी तय करवाएंगे। आपका लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कराने में मदद करेंगे सभी लोग। ओके गाइस, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और बाकी जानकारी के लिए आप इसे स्कैन करके भी चीज़ें ले सकते हैं, जहां से आपको एप्लीकेशन पे जाकर रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को, और वहां से आपको मिलने लगेगा। बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, जल्दी आ रहा है आपके पास, और उसमें आप जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी चीज़ें मिलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर चीज़ का अपडेट आपके पास रहे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।